नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, उत्कर्ष इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। फिर एक नई जोश, नई उत्साह, नई उमंग, नए क्लेवर और नए फ्लेवर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। और ऑब्जेक्ट जैसा कि आपको है यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, यूपीएससी स्ट्रेटजी सेशन। एक कंप्लीट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जो विद्यार्थी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है। जैसा कि आपको विदित है प्यारे विद्यार्थियों, उत्कर्ष नए नवाचार करता है। उन नए नवाचारों के माध्यम से विद्यार्थियों को उसकी मंजिल तक पहुंचाने में एक बहुत ही अहम रोल अदा करता है। और आज की तारीख में जिस प्रकार से कंपटीशन बढ़ रहा है, डिजिटल युग ने इस कंपटीशन को और बढ़ा दिया है। तो मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात को कहना चाहूंगा कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मिल जाए तो उसको दरिया तो समंदर की तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट पर, पत्थर ही टूट जाए उस शीशे की तलाश कर। कर्मों से तेरे क्या हुआ, कर्मों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, मिल जाए मंजिल तुझको उस कर्म की तलाश कर। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले सिविल सर्विसेज एग्जाम जो इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट और सबसे सम्मानजनक परीक्षा मानी जाती है, सबसे बड़ा पद माना जाता है। और मैं तो ये कहता हूं कि हमेशा कि जो एग्जाम जितना बड़ा होगा वो उतना ही इजी होगा, क्योंकि उसके लिए फाइट करने वाले लोगों की संख्या उतनी कम होगी। आप देखना, जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, जैसे कांस्टेबल का एग्जाम, एसएससी का एग्जाम, यहां पर संख्या लाखों की संख्या में होती है। मतलब आप देख सकते हो, जैसे राजस्थान में रीट एग्जाम हुआ, केवल राजस्थान तक सीमित था, केवल 30 लाख लोग उसमें बैठे, 30 लाख बच्चे। अभी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, उसमें 45 लाख से अधिक बच्चे बैठे। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम है। लेकिन आप जब देखोगे, बैठने वालों की संख्या बहुत कम होती है। मान लीजिए 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख। और उसके अंदर भी जब एग्जाम जिस दिन होता है, उस दिन 50% टू 60%, 65% तक की जो अटेंडेंस होती है, उसका मतलब ये हुआ कि सीरियसली तैयारी करने वाले विद्यार्थी बहुत कम है। और उसके अंदर भी सबसे पहले आप अपने रूम से निकलकर, अपने घर से निकलकर एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचे। उसके बाद प्री एग्जाम पास करें, प्री के बाद मेंस, मेंस के बाद इंटरव्यू। मतलब सिविल सर्विसेज एग्जाम के टोटल 3 चरण है। और इन 3 चरणों में जब आप तैयारी करते हो तो आपको किन किन बिंदुओं का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, उसकी चर्चा जो है मैं आपके सामने शॉर्ट एंड स्वीट फॉर्म में करना चाहूंगा, ताकि आप अपनी छोटी छोटी गलतियों में सुधार करके अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकें। कहते हैं ना कि खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, भी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, पूरा आसमां बाकी है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको इसी सोच के साथ में सबसे पहले तो आपके ऊपर जितने भी बंदिशें हैं उसको आप खोल दीजिए। अपना ओपन माइंड कीजिए कि यार मेरी कंप्लीट स्ट्रेटेजी जो है वो एग्जामिनेशन के लिए क्या होनी चाहिए, जिस पर मुझे काम करना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले बताना चाहूंगा, आपकी जो कंप्लीट स्ट्रेटेजी है, जो कंप्लीट आपकी बातचीत है, इस क्रम में सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि जब आप तैयारी करें तो यूपीएससी एग्जाम पर जीत हासिल करने का फॉर्मूला क्या होगा। सर, किस फॉर्मूले पे मैं काम करूं कि मैं यूपीएससी एग्जाम में जीत हासिल कर सकता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जीत का फॉर्मूला ध्यान रखना, कुछ पॉइंट्स के माध्यम से बताना चाहूंगा। नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट जो होगा, सिलेबस। सर, एक के साथ में 3 पॉइंट बता दीजिए जो आपका सिलेबस का क्या पॉइंट है। सर, आप लोग ध्यान रखना, मैं कहना चाहूंगा आपका फॉर्मूला जो होगा वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, आपका एग्जैक्टली जो सही फॉर्मूला है वो आपका है SPR। ये जीत का वो फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, SPR। आप कहोगे सर मुझे तो SPR का अर्थ ही पता नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना, यहां SPR जो है, उस SPR का मतलब क्या होगा। यहां पर S का मतलब जो है वो आपका सिलेबस है। सबसे पहले तो एक विद्यार्थी को जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो चाहे वनडे एग्जाम हो और चाहे सिविल सर्विसेज एग्जाम हो, उसे सबसे पहले अपने सिलेबस के बारे में डॉट टू डॉट पता होना चाहिए। कहां कोमा लगा हुआ है, कहां पर फुल स्टॉप लगा हुआ है, यहां तक उसको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो फिर उसको दुनिया की कोई ताकत जो है नहीं रोक सकती। तो पहला पॉइंट एस। दूसरा हो गया प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। नंबर 2 जो है वो आपका है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। मतलब इससे पहले क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस का नेचर क्या रहा है, क्या वो सिलेबस के अंदर से थे या सिलेबस के डेप्थ में से थे या सिलेबस के आउट से थे, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो आपको ध्यान रखना है। और तीसरा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है,
तीसरा जो है वो होगा रिवीजन। जो विद्यार्थी जितना ज्यादा रिवीजन करेगा प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग ध्यान रखना, रिवीजन करने वाले विद्यार्थियों को कॉन्फिडेंस सबसे जबरदस्त होता है। तो सबसे पहले एक फॉर्मूले के माध्यम से आप अपनी आज की मेरी इस आवाज को सुनिए कि सबसे पहले तो सर हम SPR, सिलेबस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और रिवीजन के फॉर्मूले को सबसे पहले ध्यान रखेंगे। और जब तक सफलता प्राप्त नहीं कर लेते हैं, जब तक फोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे नहीं, तब तक इसको भूलेंगे नहीं। SPR, सिलेबस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एंड रिवीजन, ये फॉर्मूला हमें सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों याद रखना है। और उसके बाद आएगी बारी, सबसे पहले एक एक को पॉइंट को बताता हूं। नंबर 1, सिलेबस। आपको कि सर सिलेबस का ध्यान रखना क्यों जरूरी है? प्यारे विद्यार्थियों, जैसे आप अपने घर से मतलब दिल्ली से निकल करके और जयपुर जा रहे हैं, और जयपुर में जा रहे हैं आप बजाज नगर के अंदर, मान लीजिए जयपुर की बजाज नगर कॉलोनी में जा रहे हैं और उसका मकान नंबर 48A है, तो क्या आप डायरेक्ट प्यारे विद्यार्थियों आप बिना रोड मैप के दिल्ली से जयपुर की ओर रवाना हो जाओगे? सबसे पहले आप देखोगे कि किस सुगम तरीके से आप एयरवेज से, रेलवे से, बसवे से या रोडवेज से कैसे आप अपनी यात्रा करते हो, नंबर 1। नंबर 2, जयपुर में पहुंचने के बाद आप कैसे उस कॉलोनी तक पहुंचोगे, ये आपका एकदम रोड मैप तैयार होना चाहिए। ऐसे ही मेरा मानना है कि जिस प्रकार किसी भी घर तक पहुंचने के लिए आपको उस घर का एड्रेस पता होना चाहिए और उसका सुगमतापूर्वक रास्ता पता होना चाहिए, वैसे ही जो है यदि आपको कोई भी एग्जाम पास करना है तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों उसका सिलेबस जो है वो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सर सिलेबस किसका? जैसे आप सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि आप IAS एग्जाम की तैयारी कर रहे हो प्यारे विद्यार्थियों, तो ध्यान रखना आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम का, जिसका असली नाम इंडियन सिविल सर्विसेज है, उसका पूरा सिलेबस पता होना चाहिए। उसके अंदर भी आपको यह पता होना चाहिए कि मेरा पहला चरण जो है वो प्री एग्जाम है। उस प्री एग्जाम का एग्जैक्टली सिलेबस क्या है, फिर उसके बाद में मेंस एग्जाम का एग्जैक्टली सिलेबस क्या है, और उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों इंटरव्यू में क्या होता है, कितने नंबर का होता है, और इंटरव्यू का एग्जैक्टली नाम क्या है, और किसके नंबर जुड़ के बनते हैं। तो सबसे पहले प्री एग्जाम का सिलेबस पता होना चाहिए, मेंस एग्जाम में, और उसके अंदर भी मैं कह रहा हूं आपको यहां तक पता होना चाहिए कि प्री एग्जाम में पिछले वर्षों के आधार पर कि हिस्ट्री के क्वेश्चन कितने आते हैं, ज्योग्राफी क्वेश्चन कितने आते हैं, पॉलिटी क्वेश्चन कितने आते हैं, साइंस एंड टेक के कितने आते हैं, और फिर उसके बाद प्री के अंदर जीके जीएस का महत्व कितना है, सी सेट का महत्व क्या है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर क्या सिलेबस एग्जैक्टली दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर मेंस में कितने पेपर है, ऐसे का कितना महत्व है, हिंदी इंग्लिश का कितना महत्व है, जीके जीएस के कितने पेपर्स होते हैं, ये सब आपको एकदम सिलेबस का थ्रोली एकदम फॉलो करें, उसका अध्ययन करें। और मैं तो कह रहा हूं कि कम से कम 3 डेज आपको सिलेबस में देना चाहिए, और उसके बाद जो है आपको अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो होगा वो आपका सिलेबस होगा। सिलेबस के बाद प्यारे विद्यार्थियों आप लोग ध्यान रखना, दूसरा पॉइंट जो आता है वो आता है PYQ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, और ध्यान रखना टेस्ट सीरीज। ये दोनों का बड़ा महत्व है। आज की तारीख में प्रत्येक संस्थान जो है टेस्ट सीरीज जरूर चलाता है। उत्कर्ष की टेस्ट सीरीज जो है वो ऑल इंडिया फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि उत्कर्ष जो है अपने जितने भी टेस्ट पेपर तैयार करता है वो PYQ, प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चन पूछा गया है और कहां से अपडेशन के आधार पर पूछा जा सकता है, उसको स्पेशल फोकस करता है। तो आप लोग ध्यान रखना, PYQ एंड टेस्ट सीरीज जो है इसका भी अपना एक महत्वपूर्ण पड़ाव है यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का। तो इसका भी आपको बहुत अच्छे से प्यारे विद्यार्थियों यहां पर ध्यान रखना है। PYQs का ध्यान रखना है। तो जैसे एग्जाम्पल ले सकते हो आप प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम्पल जो है यूपीएससी उत्कर्ष की टेस्ट सीरीज जैसे चल रही है, तो वो टेस्ट सीरीज जो है किस प्रकार से आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकती है, उसका एक बड़ा महत्व आपको सामने नजर आएगा। तो पहला हुआ सिलेबस, दूसरा PYQs, तीसरा प्यारे विद्यार्थियों लिमिटेड सोर्सेज होने चाहिए। हमेशा मैं क्लास में कहता हूं जिन विद्यार्थियों के पास रिसोर्सेज मैक्सिमम है, ध्यान रखना वो अपने आप को एग्जाम से बाहर कर रहे हैं। तो आप कहोगे सर आपका यहां लिमिटेड सोर्सेज से मतलब क्या है? मतलब लिमिटेड सोर्सेज का मतलब होगा कि आपके पास मिनिमम रिसोर्सेज होने चाहिए।
मिनिमम रिसोर्सेस होने चाहिए, कम से कम बुक्स होनी चाहिए। अगर आपके पास नोट्स है तो नोट्स किसी एक ही कोचिंग के होने चाहिए। समाचार पत्र ज़्यादा नहीं पढ़ने, कोई एक न्यूज़पेपर लगातार पढ़ना है, उस न्यूज़पेपर के अंदर भी क्या पढ़ना है। जो भी मैगजीन आप फॉलो करते हो ध्यान रखना कौन सी मैगजीन फॉलो कर रहे हो। तो लिमिटेड सोर्सेस होने चाहिए, लेकिन जितना लिमिटेड रिसोर्सेस होगा उसमें आपको ध्यान रखना है कि उसका मल्टीपल रिवीजन करना है। मतलब जो रिसोर्सेस आपके दिए गए हैं उसका बार बार बहुत बेहतर तरीके से रिवीजन करना है। और प्यारे विद्यार्थियों, जब आप रिवीजन करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपका हौसला बुलंद होगा, और हौसला बुलंद होगा तो किसी ने सच कहा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, SPR, आपको आर मतलब रिवीजन, और रिवीजन तब कर पाओगे जब आपके पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होंगे, कम से कम होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कई बार कई विद्यार्थी गलती करते हैं, जैसे मान लो मैंने दिल्ली में देखा कई विद्यार्थियों को, वो कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स इकट्ठे कर लेते हैं। और मैं कहता हूं कि अगर आपने अलग अलग डॉक्टरों की दवाइयां एक साथ ला करके एक बीमारी के लिए रख ली है तो आपको मल्टीपल डिजीज हो सकती है प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए नोट्स जो है, रिसोर्सेज जो है वो आपके लिमिटेड होने चाहिए ताकि आप बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम दे सकें। मेरे 3 पॉइंट आपको समझ में आ गए। जिन विद्यार्थियों को 3 पॉइंट समझ में आएंगे तो सर हमें करना क्या होगा। सर सबसे पहले तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सिलेबस की कॉपी निकालिए। जिस टेबल पर आप पढ़ते हैं उस टेबल पर सिलेबस की कॉपी या तो उस शीशे के नीचे लगा दीजिए या सामने लगा दीजिए। आप बना करके, यार मेरा सिलेबस की ये है, आपने दीवार पे बढ़िया से चिपका लिया ताकि डे टू डे में आपको सिलेबस पता होना चाहिए। ये भी आप जहां भी पढ़ रहे हैं, जहां जैसे पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक बहुत फेमस है, वो पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि उस बुक के बहुत सारे टॉपिक ऐसे भी हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो क्या पढ़ना है उससे इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है। तो ये आपको स्पेशल यहां पर ध्यान देना होगा। उसके बाद में जब ये 3 पॉइंट हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो नेक्स्ट पॉइंट होगा करंट अफेयर्स। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इश्यू है, करंट अफेयर्स। और मैं तो ये यहां तक कहता हूं कि करंट अफेयर्स भी अपने आप में सागरों का सागर है, सागरों का महासागर है। सर कैसे? प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्येक टॉपिक का करंट अफेयर्स होता है। सर कैसे? करंट अफेयर्स जो है, जैसे आप देखोगे करंट अफेयर्स जो है वो पॉलिटी का भी करंट अफेयर है, हिस्ट्री का भी करंट अफेयर है, ज्योग्राफी का भी करंट अफेयर है, टेक्नोलॉजी का भी करंट अफेयर है, और इकोनॉमी तो अपने आप में जिंदा सब्जेक्ट है ही, वो तो चलता ही पूरा करंट अफेयर्स पे है। मतलब आप किसी का भी एग्जाम्पल लोगे तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्येक सब्जेक्ट जो है वो करंट अफेयर्स पे जुड़ा हुआ है। ऐसे ही एक सब्जेक्ट आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध, IR, जो बहुत महत्वपूर्ण भाग अदा करता है। आप कहोगे सर हमें ये बता दो कि जैसे IR है सर, ये करंट अफेयर्स में कैसे आया। IR जो है पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है, लेकिन ये डेड जीके में नहीं आता है, ये करंट और समकालीन के अंदर आता है। जैसे अभी आप देखोगे IR के अंदर, तो अभी से आपको सबसे पहले IR के लेटेस्ट जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जो घटनाएं हैं उसको एक व्हाइट पेज पे उतार लेना चाहिए कि मेरी ये घटनाएं हैं और इसको मैं यहां से पढ़ूंगा। जैसे सबसे अधिक चर्चा में चल रहा है रूस यूक्रेन युद्ध। अब रूस यूक्रेन युद्ध के बैकग्राउंड में आ जाएगा नंबर 2, नाटो क्या है, नाटो के बाद यूरोपियन यूनियन क्या है, यूरोपियन यूनियन के बाद आपको पढ़ना होगा कि रसिया और अमेरिका की रियाद में जो बैठक हुई वो क्या है, फिर जेलेंस्की की जो अमेरिका यात्रा हुई वो क्या है, जेलेंस्की की यूरोपियन नेताओं के साथ जो बातचीत हुई वो क्या है। ये यहां से हटोगे तो अब
आगे मत जाइए। आप देखिए रसिया यूक्रेन का ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट क्या है, यूक्रेन की सीमाएं किन किन देशों के साथ मिलती है, रसिया की बॉर्डर किससे मिलती है, दुनिया में सबसे अधिक बॉर्डर कौन सा देश टच करता है। ये आपको जब पता होगा तो आप देखना आपके पढ़ने का, पढ़ाई करने का तरीका जो है वो बिल्कुल अलग आपको दिखाई देगा। तो ये स्पेशली प्यारे विद्यार्थी यहां पर आपको ध्यान में रखना है। फिर आपको कि सर आपने एक खबर ली इतनी पॉइंट, अब जैसे दूसरी खबर है आईआर की, इजराइल हमास युद्ध जो चल रहा है उसमें गाजा पट्टी क्या है, गाजा प्लान क्या है, मिस्र का गाजा प्लान क्या है, डोनाल्ड ट्रंप का गाजा प्लान क्या है, इतने पॉइंट्स वहां पर तैयार करने हैं। फिर हिजबुल्ला क्या है, हुत्ती क्या है, ये पॉइंट्स तैयार करने। ये डे टू डे का काम है जो आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद आसियान क्या है, सार्क क्या है, साप्टा क्या है, अफ्रीकन यूनियन क्या है, नाफ्टा क्या है जो लगातार चर्चा में चल रहा है, रेसिप्रोकल जो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे, वो क्या होता है, क्या इंपैक्ट उसका पड़ेगा। जैसे इकोनॉमिक्स में चलोगे तो शेयर मार्केट लगातार चर्चा में रहा है, निफ्टी लगातार चर्चा में चल रहा है, तो ये क्या है। अगर आपने करंट इश्यूज को तैयार कर लिया तो मैं कह सकता हूं बहुत बेहतर आप कर सकते हो। सर एक बार बताओ, आपने भी कहा कि हिस्ट्री का भी करंट होता है, हिस्ट्री का करंट नहीं बह रहा। मैं ये कह रहा हूं कोई भी ऐसी घटना जिसको इतिहास में 50 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल पूरे हो रहे हों, वहां से इतिहास में क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। जैसे मान लीजिए अभी चल रहा है 2025, तो 1925 की कोई घटना आपसे पूछ लेगा और पूछ लेगा पहला भारतीय जो लोकसभा अध्यक्ष बने या इस पहले भारतीय जो स्पीकर बने कौन थे। अब आपको पता है कि 1925 में प्रसिद्ध स्वराजवादी नेता विट्ठल भाई पटेल जो है, आपको पता है कि विट्ठल भाई पटेल जो है वो बेसिकली, आपको पता है विट्ठल भाई पटेल जो है वो बने थे केंद्रीय सभा के अध्यक्ष 1925 के अंदर, और उनको 100 साल पूरे हो रहे हैं। तो ये चाहे पॉलिटी के पॉइंट से हो, चाहे हिस्टोरिकल एक बैकग्राउंड से हो, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। सीआर दास की मृत्यु के 100 साल पूरे हो रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म जो है वो आप देख सकते हो 1824 में हुआ था। 1824 से 1924, 1924 से 2024, तो जहां पर भी इतिहास में 200 साल के आसपास की घटना है, 100 साल के आसपास घटना है, वहां से क्वेश्चन आता ही आता है। और इस क्रम में आप लोग ध्यान रखना, मंथली मैगजीन एंड करंट अफेयर्स की बुक आती है आईएस एज के नाम से, उत्कर्ष की, वो आपका शानदार योगदान दे सकती है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना होगा कि डेली जो आप पेपर फॉलो करें, डेली जो अखबार पढ़ें, वो अखबार ही आप लगातार पढ़ें। जैसे द हिंदू पढ़ते हो तो लगातार द हिंदू पढ़ें और उसका जो कनेक्टिविटी उसको जोड़ें। जितना आप कनेक्ट करेंगे, और साथ ही साथ जब किसी भी करंट न्यूज को पढ़ें, जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन, तो जैसे ही मणिपुर है सबसे पहले मणिपुर को आप एटलस खोलिए और मणिपुर को देखिए, मणिपुर की सीमाएं किसके साथ लग रही है, मणिपुर का बॉर्डर कहां मिल रहा है, मणिपुर राज्य के रूप में एग्जिस्टेंस में कब आया, क्योंकि राज्यों का पुनर्गठन का जो चैप्टर है वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा। फिर नगा और कुकी समुदाय कौन है, वहां राष्ट्रपति ने कब आदेश जारी किए, राज्यपाल वहां के कौन है, किस मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, और लेटेस्ट जो वहां विवाद पैदा हुआ, जो उत्पाद संघर्ष हुआ, उसके पीछे हाईकोर्ट का कौन सा डिसीजन था जिसके बाद ये हुआ। ऐसे तमाम चीजें जब तैयार करोगे तो वह आपकी तैयारी का बहुत बेहतर पार्ट माना जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थी, मेरा कहने का मतलब है कि जब करंट अफेयर्स को आप तैयार करो तो करंट अफेयर्स इस प्रकार से तैयार करना चाहिए कि हर चीज उसमें कवर हो जाए। और जब हम करते थे, तो मैं जब अपने जमाने में पढ़ता था, आज के 25 साल 30 साल पहले, तब मैं क्या करता था, बीबीसी न्यूज सुनता था। और बीबीसी न्यूज सुनकर के मैं अपने सामने एटलस रखता था। जैसे बीबीसी न्यूज में रेडियो पे सुन रहा हूं तो उसके साथ साथ मैं देखता था कि अच्छा ये इजराइल की बात चल रही है, फिलिस्तीन की बात चल रही है, लेबनान की बात चल रही है, तो मैं कान मेरा उस रेडियो की खबर पे होता था और मैं आंखें मेरी एटलस पे होती थी कि अच्छा यहाँ लेबनान है, यहाँ पर ये हिजबुल्ला का, अच्छा ये इजराइल, ये फिलिस्तीन। तो अगर वैसे पढ़ते हो तो उसको कहते हैं जीवंत होकर के पढ़ना। और जो जीवंत होकर पढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, उसकी बात कुछ अलग होती है, वो फिर साथ साथ में मैटर को बहुत अच्छे से तैयार कर लेता है। उसके बाद में आपकी प्रिपरेशन का मोड क्या होना चाहिए। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, साल भर प्री 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 में लगे होते हैं। ऐसा नहीं,
साल भर मेंस में भी नहीं। आप इस तैयारी को ध्यान रखना, यूपीएससी ने सिलेबस इस प्रकार से तैयार किया है कि जब विद्यार्थी और प्री और मेंस दोनों को तैयार कर लेगा तो वो यूपीएससी के सामने जा सकता है। तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आप सबसे पहले बेसिक तैयार करें। आपका बेसिक फाउंडेशन स्ट्रक्चर जितना मजबूत होगा वो उतनी होगा। सर बेसिक का आधार क्या होना चाहिए? बेसिक का आपका आधार एनसीईआरटी की बुक्स होनी चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं आप जो है कम से कम 5th क्लास से स्टार्ट कीजिए। 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th ये एनसीईआरटी आपने पढ़ ली तो प्यारे विद्यार्थी, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं दुनिया की कोई ताकत जो है वो आपको रोक नहीं पाएगी। दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। इसलिए मैं, और साथ ही साथ कुछ विद्यार्थी होते हैं कुछ विद्यार्थी जो है मेंस में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत बाद में करते हैं। ऐसा नहीं करना है, बल्कि मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जो है वो भी आपको, जैसे मान लो आज से आप तैयारी कर रहे हैं तो लगभग 1 महीने बाद में आप लिखना शुरू कर दीजिए। 150 वर्ड्स में, 250 वर्ड्स में लिखना शुरू कीजिए। और ये भी देखिए कि लिखते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। मतलब आपका फोकस जो होना चाहिए कि डेली मेंस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। कम से कम 2-3 क्वेश्चन होने चाहिए। 10 क्वेश्चन के लगभग 1 सप्ताह में आपका होना चाहिए। तब जाकर के प्यारे विद्यार्थियों में कह सकता हूं कि आपकी तैयारी जो है वो एक प्रॉपर दिशा में है। और आप ये भी कह सकते हो कि सर जब हम लिखें तो सर कैसे लिखें सर, मतलब आंसर राइटिंग में क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों में तो ये कहूंगा कि जब आप आंसर राइटिंग करो तो उस आंसर राइटिंग में कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले उसको बहुत अच्छे से फोकस कर लेना। सबसे पहले तुम्हें देखना है कि कोई भी तुम उत्तर लिखो तो उत्तर लिखते समय ध्यान रखना है कि उस उत्तर का विस्तार कितना पूछा गया है। मतलब 150 वर्ड्स में है, 250 वर्ड्स में है, और उसमें भी विस्तार के बाद ये ध्यान रखना है क्या पूछा गया है। और जिस विद्यार्थी को यह पता होगा क्या पूछा गया है, उसे यह भी पता होना चाहिए क्या नहीं पूछा गया है। क्योंकि अधिकांश विद्यार्थी जो है, जो नहीं पूछा जाता है उसको वहां पर लिखकर आ जाते हैं। जैसे 1857 की क्रांति के परिणाम पूछे गए हैं तो सीधा परिणाम पर जाइए, आप 1857 की क्रांति पर मत जाइए। इसी प्रकार से आपका नंबर 2 जो है, प्रश्न के अंत में आए हुए जो शब्द हैं, प्रश्न के अंत में आए जो शब्द हैं, उन शब्दों को प्यारे विद्यार्थियों आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। हमारे हिंदी मीडियम के विद्यार्थी जो है वो क्वेश्चन के लास्ट में जो वर्ड्स आते हैं उस पर बिल्कुल ध्यान देते हैं। जैसे मूल्यांकन कीजिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, विवेचना कीजिए, चर्चा कीजिए, पुष्टि कीजिए, सिद्ध कीजिए, तुलना कीजिए, अंतर स्पष्ट कीजिए, समीक्षा कीजिए, शॉर्ट नोट लिखिए, संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत कीजिए। इन एक एक शब्दों का उत्तर जिस दिन आपको आ जाए ना प्यारे विद्यार्थियों, आप समझना कि आपकी तैयारी एग्जैक्टली एकदम सही दिशा में चल रही है। इसी प्रकार से मेरा यह भी मानना है कि उत्तर लिखते समय आपको एकदम प्रामाणिक तथ्यों को वहां पर पेश करना है। कोई भी तथ्य ऐसा पेश नहीं करना है जिससे आपकी खुद की इमेज खराब हो। मान लो मैं 1857 की क्रांति को 1856 की क्रांति कह देता हूं तो कैसा लगेगा आपको? मैं आर्टिकल 12 की जगह 15 लिख के आ रहा हूं तो कैसा लगेगा आपको? जाहिर सी बात, आपको 1 मिनट में पता लग जाएगा कि यार सर को नॉलेज नहीं है। इसलिए इसी प्रकार जब आप कॉपी में लिखते हो तो वो कॉपी जो है वो आपका प्रतिनिधित्व कर रही होगी। तो उस समय एक एक तथ्य जो है वो सोच समझ के आपको वहां प्रेजेंट करना है। साथ ही साथ आंसर राइटिंग के समय आपकी जो भाषा है वो बहुत सरल होना चाहिए। मैं कह सकता हूं सिंपल लैंग्वेज का प्रयोग आपको वहां पर करना है ताकि आपका उत्तर बहुत बेहतर हो सके। साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग ध्यान रखना कुछ विशेष चीजें वहां पर लिख के आनी है। विशेष का मतलब हुआ जहां पर मैप की आवश्यकता है वहां मैप जरूर बनाएं। जहां पर करंट अपडेट की आवश्यकता है वहां उस उत्तर में करंट अपडेट जरूर करें। जैसे पूछ रहा है आसियान क्या है, तो आप आसियान क्या है तो उसमें आसियान का लेटेस्ट सम्मेलन का उल्लेख जरूर करें ताकि वो करंट अपडेशन जो है वो आपकी तैयारी को और बेहतर करेगा। और प्यारे विद्यार्थियों, साथ ही साथ
उत्तर लिखते समय दो चीजों का ये और ध्यान रखें, एक तो अनुपात और संतुलन का। कई बार क्वेश्चन बहुपक्षीय होता है, उस बहुपक्षीय उत्तर को लिखते समय कहां कहां पर किस अनुपात में प्रयोग करना है वो सर एग्जाम्पल देखिए। जैसे मान लो क्वेश्चन पूछा गया, गांधी इरविन पैक्ट क्या था, इस पैक्ट का क्या प्रभाव हुआ। तो गांधी इरविन पैक्ट क्या था, कितने अनुपात में लिखना है, फिर उसके बाद में उसका क्या प्रभाव पड़ा, सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव। तो क्वेश्चन के सभी पक्षों को जब प्रेजेंट करते हैं तो हम कहते हैं अनुपात और संतुलन। बैलेंस बना के लिखना है, ऐसा नहीं कि उसका फर्स्ट पैरा तो आपने बहुत बड़ा चढ़ा के पेश कर दिया, सेकंड पैरा आपने लिखा ही नहीं तो आपका आधा उत्तर ही गया। साथ ही साथ ये ध्यान रखना, जब उत्तर लिखें तब आपका उत्तर जो है वो विभिन्न आयाम के साथ में आना चाहिए, मल्टीपल डायमेंशन के साथ में वो उत्तर आपका अगर रिप्रेजेंट होगा तो वो सबसे बेहतरीन और खूबसूरत उत्तर माना जाएगा। तो मैं तो ये कहता हूं, अगर कोई दिल्ली नहीं पढ़ रहा है, जैसलमेर या कोच्चि के पास किसी गांव में पढ़ रहा है, लेकिन वो इन पॉइंट्स को फॉलो कर रहा है, तो निश्चित रूप से वो 1 वर्ष के भीतर इस एग्जाम को निकाल देगा। और वो कोई व्यक्ति दिल्ली में भारतीय संसद या सुप्रीम कोर्ट या यूपीएससी के बगल में कमरा ले रखा है, लेकिन मेरे इन बिंदुओं को बिल्कुल पालन नहीं कर रहा है, तो आप मान के चलिए कि उसको यूपीएससी परीक्षा पास करने में काफी वक्त लग सकता है। क्यों? क्योंकि वो गलतियों से सीखने का प्रयास करेगा, वो उसको अनुभव आएगा, तब तक उसके अटेम्प्ट निकल जाएंगे। इसलिए इन छोटे छोटे बिंदुओं का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। टॉपिक वाइज आप शॉर्ट नोट बनाइए। टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट बनाने का मतलब उन टॉपिक्स का है जो कभी आपने पढ़े नहीं है। जैसे आप साइंस बैकग्राउंड से हैं और अब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट बनाइए, वो एग्जामिनेशन हॉल तक आपको पहुंचने में आपकी मदद करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आपने मेरे इस यूपीएससी स्ट्रेटजिक सेशन को सुना। उत्कर्ष जो है लगातार नए नवाचार कर रहा है। उत्कर्ष जो है विद्यार्थी, उत्कर्ष का विजन है उत्कर्ष को डिजिटल शिक्षा का पर्याय बनाना, कि किस प्रकार से उत्कर्ष जो है कम से कम फीस में और वो भी गुणवत्तापूर्ण फीस में आप तक पहुंच सकता है, उसका प्रयास आप कर रहे हैं। आप हमारी फैकल्टीज को यूट्यूब के माध्यम से, ऐप के माध्यम से देख सकते हो कि किस प्रकार स्पेशली हमारी उत्कर्ष सिविल सर्विसेज की जो फैकल्टी है वो लगातार मेहनत कर रही है, उसमें डाइवर्सिफाई भी है। हमारे पास में ऐसी ऐसी फैकल्टीज है, ये मध्य प्रदेश के अंदर बहुत शानदार फैकल्टी हमारी इंदौर में है, जोधपुर के अंदर शानदार फैकल्टी, दिल्ली में शानदार फैकल्टी। तो एक कॉम्बिनेशन जो बनाया गया है वो बहुत शानदार फैकल्टीज का बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात, हमारी फैकल्टीज लगातार आंसर राइटिंग की मेहनत भी कर रही है, टू द पॉइंट सिलेबस के हिसाब से चल रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, उत्कर्ष के साथ जुड़कर आप जो है अपनी इस तैयारी को और मुकम्मल और बेहतर कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।